जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुका हूँ क्लास 10वीं का फिजिक्स का अध्याय 1 का स्टार पॉइंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बार बार एग्जाम पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर इस वीडियो में आपको हम करवाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकि आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग ये पार्ट 2 में आगे की चीज़ हम लोग देखते हैं। इससे आगे आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दर्पण से पीछे जो चीज़ इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो पीछे वाला वीडियो में हम लोग समता दर्पण के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, दर्पण में कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में दर्पण, गोरीय दर्पण के बारे में। गोरीय दर्पण किसे कहते हैं? कहा गया उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोरीय दर्पण को कितने प्रकार होते हैं? तो गोरीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहला नंबर अवतल दर्पण हो गया, दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण गोरीय दर्पण के टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से समतल दर्पण बनता है। यानी कि समतल दर्पण बनता है, बाहरी सतह को रजित कर देने से ही वो क्या बनता है? तो समतल दर्पण नहीं, यहाँ पे अवतल दर्पण बनता है। यानी गोरीय दर्पण के टुकड़े को बाहरी सतह से, जैसे मान के चलिए गोरीय दर्पण था, इसका टुकड़ा आधा, यानी इसको बांटेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा। इसके बाहर से इसको रजित यानी कि इसको रांग देने से जो दर्पण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोरीय दर्पण के टुकड़े की भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। गोरीय दर्पण, जैसे ये एक गोरीय दर्पण का आधा भाग है, इसको अंदर से यानी कि नीचे से रजित करने से यानी कि रांग देने से जो दर्पण बनेगा, यानी कि उसी को क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि गोरीय दर्पण के सतह को रजित करने से भीतरी सतह, कौन? भीतरी सतह, अगर अंदर से रजित करेंगे तो वो उत्तल दर्पण बन गया। उसी को अगर हम बाहर से रजित कर देते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, गोरीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी गोरीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके संबंधित विभिन्न पद। इसके बारे में विभिन्न पद के बारे में हम लोग जानेंगे। गोरीय दर्पण ये पूरा है, इसमें ही उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी चीज़ है। इसको बाहर से रजित कर देते हैं तो अवतल दर्पण हो जाता है, और अंदर से रजित कर देने से क्या बन जाता है? तो उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, उसका परावर्तक सतह, प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्ता त्रिज्या, परावर्तक सतह, वक्ता केंद्र, इस सभी के बारे में अभी हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। चलिए वक्ता केंद्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वक्ता केंद्र क्या, ध्रुव क्या होता है? सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं? गोरीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी गोरीय दर्पण के मध्य बिंदु, देखिए गोरीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण है, इसके बीच में यानी कि जहाँ से ये परावर्तक सतह ऐसे करके गुजारते हैं तो ये जो बीच वाला हुआ यही हमारा क्या हुआ? तो ध्रुव हुआ दोनों साइड से, जिसे हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं? तो इसे हम पी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे संकेत में पी से सूचित किया जाता है। आगे जब आप लोग को हम टाइप पढ़ाएंगे उसमें ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे एक बुनका दे देंगे, ऐसे करके पी लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ध्रुव्य हो गया। उसके बाद कहा गया वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? कहा गया गोरीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बीच वाला जो भाग है, एक मिनट, बीच वाला जो भाग इसका होता है, ये गोरीय दर्पण का बीच का भाग, इसी को वक्ता केंद्र कहा जाता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा परिभाषा का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने कापी में नोट करते चलिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं वक्ता त्रिज्या के बारे में। वक्ता त्रिज्या क्या होता है? गोरीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उनकी त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग फिगर में बना चुके हैं। वक्ता त्रिज्या यानी कि गोरीय दर्पण का आधा जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। कौन चीज़ कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसका दूसरा प्रधान अक्ष कह सकते हैं या मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। तो कहा गया गोरीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोरीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर से हम लोग समझेंगे
ये जो बीच में जो ये खींचा गया है ध्रुव से, ये बीच से एक लाइन खींचा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। या दर्पण ऐसे करके हम जब बनाएंगे तो ये हमारा क्या हुआ, बीच वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी के दूरी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें आगे का टाइप। अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण के बाद मिलती है। यानी देखिए कि अवतल दर्पण के फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी अवतल दर्पण ये हुआ हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या है, बाहर से रचित किया गया है। इसके समांतर आती हुई एक प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन होता है, दर्पण से परावर्तन होता है। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, जो कि डॉक्टर लाइन से आप लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पिछले वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं। तो वही कहा गया है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण के बाद मिलती है, दर्पण से के बाद मिलती है, परावर्तन के बाद मिलती है, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जिसमें कि यहाँ पे देखिए P लिखा हुआ, P का मतलब हो गया क्या हमारा, P का मतलब ध्रुव हो गया, F का मतलब फोकस हो गया और C का मतलब वक्ता केंद्र हो गया। कहा गया अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। उसके बाद कहा जाता है उत्तल दर्पण की फोकस। उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहेंगे, तो कहा गया है इसमें उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीक होती है। यानी कहा गया है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष क्या है, ये है मुख्य अक्ष बीच में खिंचाता है या प्रधान अक्ष भी कहते हैं। समांतर आती किरणें, इसी के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीक होती है। यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये इस तरह मुड़ जाती है, लेकिन इसका अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो ये ऐसे करके यहाँ पे मिल जाती है, या एक किरण ऐसे करके ये मिल जाती है, इधर से आती है प्रकाश। तो इसी को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कहा गया है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के बारे में कहा गया है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ध्रुव मेरा कौन है, ये P वाला क्या होता है, मेरा ध्रुव होता है, और ये क्या हुआ, फोकस हुआ। इसी के बीच की दूरी जो होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है, इसी क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया गोरीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या में संबंध। क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो उसके लिए पहले एक क्या करेंगे, गोरीय दर्पण की उसकी वक्ता त्रिज्या में संबंध दिखाने के लिए एक अवतल दर्पण ले ली है, जहाँ पर कि प्रकाश इस दिशा से आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाता है, और यहाँ पे इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि वक्ता केंद्र से मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है गोरीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध। कहा गया चित्र में एक अवतल दर्पण B और B डैश है। चित्र देखेंगे, यहाँ पे देखिए B और B डैश एक चित्र है, जो कि यहाँ पे B है और यहाँ पे B डैश, दोनों चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद कहा गया जिसकी ध्रुव्य P है और ध्रुव्य क्या है, P है, जिसमें PC मुख्य अक्ष है और AB आपतित किरण। जो ये देखिए जो चीज़ उस फिगर में लिखे वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लिख दी हैं, फिगर में आप लोग देख लीजिएगा। जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है, परिभाषा से किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष F से होकर गुजरती है। त्रिज्या CB दर्पण सतह से बिंदु पर अभिलंब है, इसलिए अब परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर है कोण CBF। यहाँ पे देखिए कोण क्या कोण है, ABC, कोण AB और C बराबर है किस कोण के बराबर है, तो देखिए CBF। ये दोनों कोण, एक कोण ये बन गया हमारा और एक कोण हमारा ये बन गया, ये दोनों क्या है, बराबर है। बार बार आपको फिगर नहीं दिखा सकेंगे, तो आप लोग फिगर क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोट करने के बाद आप फिर से वीडियो देख के एक बार समझ लीजिएगा। कोण ABC बराबर है BCF एकांतर कोण होने के कारण। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए कोण CBF बराबर कोण BCF समरूपता त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे हम लोग इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट।
तो यहाँ से देखिए, अतः बी एफ सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण यदि बी पी के बहुत ही निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ लगभग पी एफ बराबर सी एफ बराबर पी सी बाय 2, जहाँ f बराबर r/2, r यहाँ पे क्या है तो वक्ता त्रिज्या है। कहा गया गोरीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है और ऑब्जेक्टिव जब आप लोग को आगे वाले वीडियो में हम कराने वाले हैं उसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही और बहुत बार पूछा जा चुका है। जो गोरीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे उसकी आधी होती है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला पर भी बन रहा है यह बराबर 2। फोकस दूरी क्या होगा, वक्ता त्रिज्या यानी कि r उसका आधा होगा, अगर यहीं से हमको r पूछता वक्ता त्रिज्या बराबर, तो ये 2 क्या होगा उठ के इस साइड चल जाएगा, यानी कि 2 गुने f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यानी कि अगर कहेगा क्वेश्चन में जो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी इतना है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो उसका दुगुनी कर देंगे। अगर त्रिज्या वक्ता त्रिज्या r दिया हुआ है, हमसे फोकस दूरी पूछे तो उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं जो जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब क्या क्या होगा। तो आगे वाले पार्ट में आपको ये वीडियो मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और गर्मी बहुत अधिक है, इसीलिए रहने दीजिए, ये वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 10वीं का मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी विषय का तैयारी आपको एकदम आसानी से और बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।